नमस्कार ब्रिगेडियर शारदेंदु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद अंजू जी। आपके और आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, सबसे पहले तो आज मैं ये जानना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान में हमास का कमांडर क्या कर रहा है, हमास के आतंकवादी क्या कर रहे हैं, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के साथ उनकी मुलाकात जो हो रही है उसको कैसे देखा जाए, वो भी तब जब पाकिस्तान की आर्मी गाजा जाने वाली है। ये जो हमास वाले हैं इनको डिसआर्म करने के लिए, तो ये मुलाकात कैसी? देखिए, पाकिस्तान आज की डेट में कई ऐसे कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट में फंसा हुआ है जिससे आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान का हश्र होना बिल्कुल तय है। देखिए, एक तरफ वो अमेरिका और चाइना को बैलेंस कर रहा है, दूसरी तरफ जब वो स्टेबलाइजिंग फोर्स गाजा में भेजेगा तो उसके तहत मेरा मानना है कि ये हमास के जो लोग हैं वो पाकिस्तान आए हुए हैं। किस तरीके से क्या रूपरेखा होगी पाकिस्तान की आर्मी जब गाजा पट्टी पे जाएगी, तो ये चीजें मुद्दा को समझाने के लिए हमास के नुमाइंदे आज की डेट में पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तान को वो सारी चीजें वो शेयर करेंगे जिससे कि पाकिस्तान की आर्मी उनके अगेंस्ट ना जाए, ये हमास के फेवर में होगा। लेकिन साथ में जब वो जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा के आतंकवादियों से मिलते हैं तो वहां पे कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट शुरू होती है, क्योंकि लश्कर ए तोयबा का कहीं ना कहीं लिंक आईएसआईएस से होता है और आईएसआईएस का अपना एक अलग वर्चस्व है सीरिया लेबनान में। तो कहीं ना कहीं एक तरीके की कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट, और यही जब पाकिस्तान की फोर्स जब आईडीएफ के साथ काम करेगी तब उनका क्या वजूद होगा। तो पूरी सिचुएशन वहां पे एक अजीब सी खिचड़ी बनती हुई से नजर आ रही। मेरा मानना है कि गाजा पट्टी में पाकिस्तान की आर्मी अगर स्टेबलाइजिंग फोर्स के तहत जाएगी भी तो वो पीछे रहेगी, वो आगे नहीं आएगी। तमाम अन्य फोर्सेस अपनी चीजों को व्यवस्थित करेंगी, वहां पे रिहैबिलिटेशन कर सकती हैं, रीबिल्डअप कर सकती हैं, हमास को डिसआर्म कर सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी का रोल बड़ा डूबियस होगा और यही इनको डिस्क्रेडिट देगा, यही इनकी साख को भट्टा लगाएगा और वहां पे से जब वो वापस आएंगे तो उनको मुंह की खानी पड़ेगी। क्योंकि एक तरफ तो मिडिल ईस्ट के तमाम कंट्री उससे नाराज होंगे, क्योंकि जिस तरीके के ऑपरेशन वो हमास के खिलाफ चलाएंगे या चलाने जा रहे हैं या आईडीएफ चलाएगा, तो उसका सहभागी पाकिस्तान की आर्मी को होना पड़ेगा। और जब ये सहभागी होंगे तो पाकिस्तान के अंदर ही इनकी खिलाफत होगी। इनके देखिए, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने भी इसका खुलासा किया है कि स्टेबलाइजिंग फोर्सेस के तहत पाकिस्तान आर्मी को गाजा पट्टी नहीं जाना चाहिए। लेकिन असीम मुनीर आज की डेट में पूरी तरीके से अमेरिका के हाथ में बिके हुए हैं। उनकी ये हैसियत नहीं है, उनकी ये काबिलियत नहीं है कि पाकिस्तान अमेरिका के किसी इंस्ट्रक्शन को ना कर सके। अगर पाकिस्तान को बोला जाएगा वो गाजा पट्टी जाओ तो गाजा पट्टी जाएंगे, अगर उनको बोला जाएगा इराक में मिलिशिया के अगेंस्ट आप ऑपरेट करिए तो वहां भी जाएंगे, और सऊदी अरेबिया उनको बोलेगा कि आप हमारे बैग्स उठाइए, हमारे मीनियल जॉब करिए, हमारे सपोर्ट में रहिए, तो वो भी पाकिस्तान आर्मी करने के लिए तैयार है। तो इस तरीके की जब जॉब और इस तरीके की जब रोल में पाकिस्तान आर्मी इन्वॉल्व होगी तो नेचुरली उनके देश में उनकी खिलाफत होगी। और आपका देश जब खुद तमाम तरीके की इंटरनल सिचुएशन से जूझ रहा है, आप बलूचिस्तान के में क्यों नहीं जाके वहां के चीजों को शांति कर लाते हैं, पीओके में क्यों नहीं आप ऑपरेट करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के क्राइसिस को क्यों नहीं रिजॉल्व करते हैं। ये सब ना करके आप चले हैं गाजा पट्टी में शांति स्थापित करने, और वो भी किराए के टट्टू बन के, क्योंकि अमेरिका आपको बोल रहा है। क्योंकि आप आइडियोलॉजिकली उससे मैच करें ना करें, आप फिलिस्तीनियों का समर्थन करें करते हैं, लेकिन अब आप उन्हीं फिलिस्तीनियों के खिलाफ उन्हीं हमास के साथ वहां ऑपरेट करेंगे। और हमास के देखिए आतंक जो लोग हैं वो आपके सरजमी पे आए हुए हैं, आप उनसे भी बात कर रहे हैं। तो आप जब इस तरीके का चीजें विश्व के सामने रखते हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म होती, कोई आपको विश्वास नहीं करेगा। यही पाकिस्तान के लिए उनकी कब्र है, और इसी कब्र में असीम मुनीर एक दिन गिरेंगे और वहीं दफन हो जाएंगे। पर सर, ये तो सीधे सीधे अमेरिका की आंखों में धूल झोंकने जैसा हो गया ना। आप पैसे भी ले रहे हो डॉलर्स के हिसाब से, अपने सैनिकों को वहां भेज रहे हो, और हमास के साथ आप नूरा कुश्ती की तैयारी कर रहे हो कि देखो तुम साइड पे रहना, मैं यहां से गोली चलाऊंगा, मैं आईडीएफ को बेवकूफ बनाऊंगा। क्या इजराइल और अमेरिका बेवकूफ है? देखिए, अमेरिका की आज की डेट में किसी भी बात को पाकिस्तान नकार नहीं सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप देखिए, आज की डेट में अमेरिका का भी ये स्टैंड रहा है, वो जिस भी देश में घुसे हैं, चाहे वो इराक हो, सीरिया हो, लीबिया हो, वियतनाम हो, सोमालिया हो, वहां पे उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं दी है। उस देश को तोड़ दिया है, इंटरनल स्ट्राइफ में झोंक दिया और कोई व्यवस्था नहीं बनाई है। और यही इरादा देखिए, फिलिस्तीन में अगर इस तरीके की स्टेबलाइजिंग फोर्स जाएगी और अमेरिका के डायरेक्शन पे काम करेगी तो वो भी डीस्टेबलाइज हो जाएगा।
होगा अल्टीमेटली क्या, कि वहां से गाजा पट्टी से फिलिस्तीनियों को जाना पड़ेगा, या अगर वहां रहते भी हैं तो बड़े सेकेंड रेट सिटीजन बन के रहना पड़ेगा। अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप गाजा पट्टी में रिवेरा बनाने का उन्होंने सपना देखा था, वो मेडिटेरियन सी की ब्यूटी से इंप्रेस्ड हैं, वो फिलिस्तीनियों के समर्थन में नहीं है, वो बिल्डअप नहीं करना चाहते हैं, वहां से फिलिस्तीनियों को भगा के आईडीएफ के साथ रिवेरा का कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में है और उसको टूरिस्ट प्लेस बनाना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। इस तरीके के जब उनके यूटोपियन आइडिया होते हैं तो वो पूरा विश्व में हंसता है, और उसके सहभागी होंगे पाकिस्तान, और पाकिस्तान की आर्मी का एक्सप्लॉयटेशन होगा, ऐसा मेरा मानना है। आईडीएफ जो है वो अपने मकसद में आगे बढ़ेगा, वो फिलिस्तीनियों को मार्जिनलाइज करेगा, हमास को डिसआर्म करेगा, वहां के टनल को तोड़ेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, एक्सप्लोशन करेगा वहां पे, और सारा का सारा जो इसका ठीकरा है पाकिस्तान की आर्मी में फोड़ा जाएगा। उनको एक ऐसे मुस्लिम कंट्री की फौज चाहिए जिसके ऊपर सारा ब्लेम कर सकें, सारे एक्शन आईडीएफ करेगा और जिम्मेदारी पाकिस्तान आर्मी की होगी। तो इस जाल में पाकिस्तान को फंसाया जा रहा है, जो कि शहबाज शरीफ नहीं समझ रहे हैं, असीम मुनीर नहीं समझ रहा है। लेकिन कोई भी थिंक टैंक अगर इसके बारे में सोचेगा कि पाकिस्तान ही क्यों, तब उसके समझ में आएगा कि सारे एक्शन आईडीएफ के पाकिस्तान आर्मी के ऊपर आएंगे, और फिर पाकिस्तान आर्मी मुस्लिम वर्ल्ड में एक ब्लैक लिस्टेड कंट्री हो जाएगा, क्योंकि तमाम मुस्लिम देश पाकिस्तान की खिलाफत करेंगे और फिर ये मार्जिनलाइज होता हो जाएगा। तो एक ये ओवरऑल प्लान है, मुस्लिम कंट्री की सेना पे सारा के सारी जिम्मेदारी डाल दो और बैक एंड में आईडीएफ काम करेगा। देखिए, आईडीएफ ने इतना लंबा ऑपरेशन चलाया, वो इस इलाके को ऐसे नहीं छोड़ेगा, वो पाकिस्तान आर्मी के ऊपर नहीं छोड़ेगा कि आप ही डिसआर्म करिए, सारा काम देखिए आईडीएफ करेगा। और यहाँ नॉर्थ गाजा पट्टी से लेके साउथ गाजा पट्टी में और इवन वेस्ट बैंक में जो रीसेटलमेंट चल रहा है उसको भी वो इंटेंसिफाई करेगा। तो एक ओवरऑल डिजाइन है जो पाकिस्तान नहीं समझ पा रहा है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अपनी सरजमी को बेचता है, अपने सोल्जर्स को बेचता है, अपने नागरिकों को बेचता है। उसको चाहिए क्या? पैसा चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी उसकी बिल्कुल ध्वस्त है। और आज की डेट में वो हर फैक्शन के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार है, चाहे वो आईएसआईएस हो, चाहे वो आपका हमास हो, चाहे हिजबुल्ला हो, हुती हो, या ईरान के हो, आईआरजीसी हो। मतलब कि कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपने अपना नेशनल अस्तित्व खो दिया है। आपकी जो विरासत में एक चीजें मिली थी वो सारी चीजें खत्म होती जा रही, और पूरी तरीके से मिलिट्री का रूल आपके देश में चल रहा है। और जब मिलिट्री का रूल होता है तो उनकी जवाबदेही अपने नागरिकों के प्रति कम हो जाती है। ऐसा पाकिस्तान में देखा गया और उसी की पुनरावृत्ति फिर से हो रही है। जो पाकिस्तान है वहां के लोगों के पासपोर्ट पर लिखा रहता है कि ये मान्य नहीं है इजराइल के लिए। अब आप उसी इजराइल के पक्ष में उन्हीं की सेना आईडीएफ के साथ मिलकर किसका खात्मा करना जा रहे हैं? हमास का। उनके यहाँ वो तहरीके लब्बैक है, उसने कितने सारा प्रदर्शन किया था, याद कीजिए, इस्लामाबाद की तरफ कितना कूच किया था, कितना बवाल मचाया था। और फिर ये जो पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ था सर, उससे पहले पीओजेके में भी हमास के आतंकवादी देखे गए थे। तो भारत को भी तो सचेत रहने की जरूरत है। सारा खेल गाजा में ही नहीं होने वाला है, कुछ यहाँ पे भी करने वाले होंगे ये, ऐसा लगता है। देखिए, पाकिस्तान की जो स्थिति है और जो बांग्लादेश की स्थिति है, हिंदुस्तान ने नजर बना के रखी है। इसीलिए हमने बोला कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। पाकिस्तान कोई भी हरकत कर सकता है, पाकिस्तान इसके लिए जाना जाता है, लेकिन पाकिस्तान अपने वेट से ही टूटता हुआ नजर आ रहा है। हिंदुस्तान को उसमें बहुत एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर हिंदुस्तान ने एफर्ट किया होता तो बलूचिस्तान कब का अलग हो जाता। अगर हिंदुस्तान एफर्ट किया होता तो पीओके के हमारे साथ आज की डेट में होता है। लेकिन हम पाकिस्तान के मामले में इंटरफेयर नहीं करते, क्योंकि वो स्वतः ही टूट रहा है। अल्टीमेटली जैसे आपने देखा होगा, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने एक समय में बोला था कि पीओके में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, वो हमें अपने आप ही हमारे साथ मिल जाएगा। आज की स्थिति पाकिस्तान में वही है। और जब देखिए हमास के इलाके में यानी गाजा पट्टी में जब पाकिस्तान की आर्मी ऑपरेट करेगी, तो पाकिस्तान की जो नागरिक हैं, पाकिस्तान के जो तमाम जो डिफरेंट फैक्शन है, वो सड़कों पे आएंगे, वो तमाम तरीके के प्रोटेस्ट करेंगे। तब वो पाकिस्तान के लिए एक और मुसीबत होगी। पाकिस्तान अभी देखिए जो नॉर्मल स्टेट्स में अपने इंटरनल सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। जब वो अपने स्टेबलाइजिंग फोर्स भेजेगा गाजा पट्टी पे, तो उसके डिफेंसेस, उसके जो अवेलेबिलिटी है डिफेंस फोर्सेस की, वो भी ग्राउंड पे कम हो जाएगी। और तमाम तरीके के प्रोटेस्ट और यहाँ पे होंगे। तमाम तरीके के फैक्शनल ग्रुप जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान की आर्मी गाजा जाए, वो प्रोटेस्ट करेंगे। फिर आपका वजूद ही खत्म होता जाएगा।
और वो दिन होगी, उस दिन से आप काउंट डाउन कर सकते हैं कि पाकिस्तान के कितने टुकड़े होंगे। क्या बलूचिस्तान अलग होगा, क्या खैबर पख्तूनख्वा, अफगानिस्तान तो ड्यूरेंट लाइन को ऐसे नहीं मानता है, ऑपरेशन और तेज होंगे, पीओके का क्या होगा, ये तमाम अटकलें लगाई जानी है। तो पाकिस्तान के हित में है नहीं। देखिए, टाइम टू टाइम ये भी स्टेटमेंट आता है कि पाकिस्तान स्टेबलाइजिंग फोर्सेस में नहीं जाएगा, लेकिन हर दिन ये बयान बदलते हैं, कभी जाएगा कभी नहीं जाएगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप सिनेरियो को देखें और डोनाल्ड ट्रंप जो बोलते हैं उसके लिए एक प्रेशर जनरेट करते हैं, और असीम मुनीर और शहबाज शरीफ इस प्रेशर को झेल नहीं पा रहे हैं, लिहाजा 99% स्टेबलाइजिंग फोर्सेस का हिस्सा पाकिस्तान आर्मी बनेगी। जब वो गाजा पट्टी पे ऑपरेट करेंगे तो पाकिस्तान भी इंटरनली टूटेगा और उसके 4 हिस्से होंगे। सर, पाकिस्तान का मुल्ला मुनीर तो आजकल में अमेरिका भी जाने वाला है ना, उसको भी तो तलब किया गया है वहां पर। तो इसी के लिए तो होगा कि भाई तुम क्या कर रहे हो, गाजा में सेना भेजने, तुरंत तैयार करो और भेजो उनको, और 80 90 100 जितने डॉलर मिलते हैं पर डे के हिसाब से लो और जेब में डालो, खत्म करो कहानी। लेकिन सर, दूसरी तरफ आप ये देखो कि जो बांग्लादेश के एयरफोर्स के चीफ है, ये पाकिस्तान के 4 दिन के दौरे पर क्यों गए हैं सर? 1971 के बाद शायद पहला मौका होगा कि बांग्लादेश का एयरफोर्स का चीफ वहां पर गया हो, तो ये कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं? देखिए अंजू जी, पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब देता हूँ। असीम मुनीर जब अमेरिका जा रहे हैं तो उनको वहां सम्मन किया गया है, और जिस तरीके उसमें 2 चीजें बहुत क्लियर हैं। एक तो स्टेबलाइजिंग फोर्सेस में कितने संख्या में पाकिस्तान आर्मी के जवान जाएंगे, उसकी रूपरेखा तय होगी, और दूसरा एक ईरान पे सर्विलेंस रखने की बात है। पाकिस्तान के तमाम एयरफील्ड जो ईस्ट साइड से अमेरिका चाहता है कि ईरान के ऊपर सर्विलेंस रखा जाए, उस पे होगा। सब मेजर मुद्दा मेरा मानना है स्टेबलाइजिंग फोर्सेस के साथ साथ ईरान के ऊपर सर्विलेंस रखने की बात है। जो बलूचिस्तान का इलाका है वहां से एयरफील्ड अपने पाकिस्तान मुहैया कराएगा, और तमाम तरीके के अमेरिकन सेंसर, अमेरिकन ड्रोन्स, अमेरिकन जो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस गैदरिंग है, वो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस गैदर करके अमेरिका अपने पास इकट्ठा करेगा, जैसे कि समय आने पे ईरान में सत्ता परिवर्तन कर सके। अब दूसरी बात है, जो पाकिस्तान में बांग्लादेश के एयर चीफ गए, ये देखिए पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश का एक कनाइवेंस बढ़ता चला जा रहा है, और वो 5 अगस्त 2023 से है, जिस दिन अवामी लीग की सरकार वहां से हटी। लगातार वहां पे देखिए रेडिकल फंडामेंटलिस्ट ये इस तरीके का माहौल बना रहे हैं जो कि एंटी इंडिया है, और एक नैरेटिव चला जा रहा है, और जिसको आग में हवा दे रहे हैं वो मोहम्मद यूनुस नहीं चाहते कि बांग्लादेश हिंदुस्तान के साथ सही टर्मों में रहे। उनका जो पहले अर्स्टवाइल ईस्ट पाकिस्तान का प्यार जो वेस्ट पाकिस्तान से था, वो जगा हुआ है। और तमाम तरीके इसके पहले भी बांग्लादेश के क्वार्टर मास्टर वो पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान के आईएसआई के ऑफिसर, पाकिस्तान के जनरल बांग्लादेश विजिट कर चुके हैं। और इस बार जब इनके एयर चीफ मार्शल जब बांग्लादेश के गए हैं पाकिस्तान में, तो बेसिकली वो जे सीरीज के जो एयरक्राफ्ट चाइना के हैं उसका मुआयना करने गए, क्योंकि पाकिस्तान की मदद से बांग्लादेश जो है जे सीरीज के जो हवाई जहाज है उस पर ट्रेनिंग करना चाहता, उसकी सहूलतें जानना चाहता, और उसको चाइना से एक्वायर करना चाहता है। लेकिन ये सारी चीजें अभी इसमें टाइम लगता है, लेकिन वो ग्राउंड पे ये 6 दिन की विजिट है। अब इन सारे दिनों में वो अपने स्टाफ के साथ भी गए, यानी कि बड़ा डिटेल्ड प्लान है। और इसी तरीके से चाइना जो है अपने जो एयरक्राफ्ट है वो बांग्लादेश को भेजेगा, और इन द मीन टाइम जो ट्रेनिंग का टाइम है, जो फैमिलियरिटी है, जो टेक्नोलॉजी को समझने का टाइम है, वो इस तरीके के इंटरेक्शन द्वारा हो रहा है। और साथ में एक लॉन्ग रेंज मिसाइल भी लेने की उनकी बात हो सकती है। देखिए, जब एयरफोर्स के चीफ गए तो वो तमाम तरीके के जो डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट से लेके मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल, इन सबको देखेंगे, सबका मुआयना करेंगे। लेकिन क्या बांग्लादेश इस स्थिति में है कि इन सारी चीजों को खरीद ले? किस टाइम फ्रेम में लेगा? जबकि आपके यहाँ इलेक्शन 12 फरवरी को होने, अगर 12 फरवरी को आपके यहाँ बीएनपी की सरकार बनती या तारिक रहमान अगर सरकार में आते हैं, तो क्या वो इस स्टैंड को जारी रखेंगे? क्योंकि उनका एक स्टेटमेंट आया कि 1971 का जो युद्ध हुआ था जिसमें बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली, उन्होंने बोला कि हमको उसको याद रखना चाहिए। कहने का मतलब उन्होंने बड़े इनडायरेक्ट तरीके से इंडिया का जो हेल्प था बांग्लादेश को आजाद कराने में, उसको रिकॉग्नाइज किया। खुले टर्मों में तो उन्होंने नहीं बोला, क्योंकि आज की डेट में उनकी स्थिति अंजू जी ऐसी है कि वो जमात के अगर खिलाफ जाएंगे तो एलिमिनेट कर दी जाएंगे। वो जमात को अपने साथ रख के अपना पॉलिटिकल जो जड़ें हैं उसको मजबूत करना चाहते हैं।
12 फरवरी को इलेक्शन में वो उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी या वो उनका जनमानस में इतना प्रबुद्ध होगा कि अल्टीमेटली वो पावर में आएंगे, और जब वो पावर में आएंगे तो एक नई दिशा में बांग्लादेश को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। 100% रिलेशन तो हिंदुस्तान और बांग्लादेश के नॉर्मल होते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अगर 50% भी उन्होंने शुरुआती में कवर अप कर लिया तो आगे आने वाले दिनों में वह बांग्लादेश के लिए अच्छा होगा, हिंदुस्तान के लिए एक अच्छा होगा, और इस तरीके से हम फिर से अपने बायलैटरल इश्यूज को या बायलैटरल टाइज को आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक ओवरऑल प्लान है, लेकिन आज की मौजूदा स्थिति में बांग्लादेश में जो रेडिकल फोर्सेस हैं, जमात के लोग हैं, जो मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट हैं, उनका झुकाव पूरी तरीके से पाकिस्तान में है। कहीं ना कहीं अमेरिका जो सेंट मार्टिन आइलैंड के लिए सर्वेलेंस के लिए उस आइलैंड को चाहता था, वो भी इससे मेटलाइज होता हुआ दिख रहा, और चाइना के ऊपर बांग्लादेश की फाइनेंशियल डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। तो ओवरऑल चीजें, सिनेरियो जो बांग्लादेश है वो उसके लिए ठीक नहीं है। भला उसका यही होगा कि वो हिंदुस्तान के साथ सहयोग करे और हिंदुस्तान के ही फोल्ड में रहे। अगर वो इसके बरखिलाफ जाता है तो उसका भविष्य अंधकार में है। लेकिन चलिए वेट करिए, 12 फरवरी तक देखते हैं। अगर इलेक्शन हो जाते तो वेल एंड गुड, नहीं होते तो हिंदुस्तान हर परिस्थितियों के लिए तैयार है, लेकिन बांग्लादेश के लिए डेफिनेटली वो ब्लैक डे होगा। सर, अंधेरा तो वहां पर एक झटके में हो जाए अगर भारत बिजली सप्लाई करना बंद कर दे। सब कुछ तो भारत की मेहरबानी पे वहां पर हो रहा है, लेकिन यूनुस तो उसको भुला बैठे ना, क्योंकि वो तो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। पर आप ये देखो कि वहां जो गठबंधन हो रहे हैं, वो जो नेशनल सिटीजन पार्टी है, वो जो स्टूडेंट्स वाली, उस्मान हादी वगैरह वाली, वो भी जमात की तरफ जाने की सोच थी। उसमें बहुत सारे लोग इस्तीफा भी दे रहे हैं। तो वहां पर जो घालमेल बन रहा है उसमें तो चाहे अवामी लीग हो या बीएनपी हो, दोनों में से कोई आए वही भारत के लिए भी अच्छा है, वो वहां के लोगों के लिए भी अच्छा है। अवामी लीग तो चुनाव लड़ नहीं पाएगी, उसको तो वैसे ही बैन किया हुआ है। तो फिर ऐसे में चुनाव होगा सर, वो निष्पक्ष कैसे हो सकता है? देखिए, बिल्कुल आपके जो शंकाएं हैं बिल्कुल सही है। 12 फरवरी को अगर इलेक्शन अगर होते हैं तो देखिए, निष्पक्ष चुनाव तो इसलिए नहीं हो पाएंगे क्योंकि अवामी लीग, जिसका बहुत बड़ा बेस है, गांव गांव में बेस है, वहां के वर्कर है, वो इलेक्शन में शायद ना पार्टिसिपेट करें, उनके ऊपर बैन लगे। लेकिन मेरा मानना है कि तमाम इंटरनेशनल फोर्सेस को एक प्रेशर क्रिएट करना चाहिए मोहम्मद यूनुस सरकार पे कि अवामी लीग को भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने दिया जाए, तभी एक ये इलेक्शन सारी पार्टियों द्वारा पार्टिसिपेट किया जाएगा। अदरवाइज ये तो वन साइडेड इलेक्शन हो जाएगा। दूसरा, बीएनपी जो है, बीएनपी भी आज की डेट में जमात के साथ खड़ी होती दिख रही है। बीएनपी का देखिए जो बेसिक बेस है वो जमात की तरफ ज्यादा है बनस्पत सेकुलर फोर्सेस के, या जो मॉडरेट है उनकी तरफ जाता है वो, तो वो भी एक तरीके से जमात पे अपनी पैठ चाह रहे हैं। और जो आपने एनसीपी की बात की, नेशनल सिटीजन पार्टी की, देखिए ये एक स्टूडेंट विंग का बनाया हुआ पार्टी था। इनकी जड़ें आज की डेट में बांग्लादेश में उतनी मजबूत नहीं, नई पार्टी है, वो भी अपना एक पॉलिटिकल फ्यूचर देख रहे हैं। और तमाम, जब आप जमाते इस्लामी से टाई अप के लिए जाते हैं तो जिन लड़कों ने, जिन स्टूडेंट ने सत्ता परिवर्तन किया था, अवामी लीग को सत्ता से हटाया था, वो डिससेटिस्फाइड होते हैं, और इसी के तहत तमाम उनके लीडरानों ने रिजाइन किया है। लेकिन फिर भी आज की डेट में हो क्या रहा है, एक देखिए वहां फर्वर चल रहा है, एंटी इंडिया सेंटिमेंट चल रहा है, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म चल रहा है। जो इसके बरखिलाफ बात कर रहा है उसको देखिए, तमाम तरीके के ह्यूमिलिएशन, तमाम तरीके के उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनको मैन हैंडल किया जा रहा है, उनको जलाया जा रहा है, उनके प्रॉपर्टी तोड़ी जा रही है। तो लोग इसके पंगे में नहीं पड़ना चाहते हैं। आज की डेट में तमाम लोग जो मॉडरेट हैं वो अपने घरों में हैं, वो बाहर निकलते नहीं। 10 से 15 लाख जो मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट है, जमाते इस्लामी के लोग हैं, वो सड़कों पे हैं, उत्पात मचा रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं और तमाम तरीके के लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। और उसी के साथ ये जो नए नए लोग आज की डेट में बांग्लादेश के पॉलिटिक्स में एंटर में, जिसमें एनसीपी शामिल है, वो भी उनके साथ हाथ मिलाना चाह रहे हैं, क्योंकि एक तरीके का उन्माद वो फैलाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो ये वस्तुस्थिति है वहां पे बांग्लादेश में। उम्मीद मैं बहुत इसलिए नहीं कर रहा हूं कि सबके सर पे एक चीज बोलता है, वो है रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, वो है मुस्लिम ब्रदरहुड, वो है कि माइनॉरिटी को टारगेट करो, उनके मंदिर तोड़ो, उनकी जान लो, उनके ऊपर अत्याचार करो और एक तरीके का वो क्रिएट करिए, रेटोरिक चलाइए, नैरेटिव चलाइए उनके अगेंस्ट और जीतिए कि देखिए इस्लाम की जीत है, इस्लाम की जीत है। जब आप इस तरीके की बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका मास सपोर्ट बढ़ता है, ऐसा मेरा मानना। और इसी के तहत तमाम पॉलिटिकल पार्टी वहां काम कर रही है। एक जो जिहादी मेंटेलिटी है और साथ में जो सपोर्ट मिल रहा है आईएसआई का, आईएसआई ने बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना रखा है।
छोटा मोटा नेटवर्क नहीं है, उनके आईएसआई के ऑफिसर आते हैं, वहां बातें करते हैं, मीटिंग करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं और तमाम चीजों को इंस्टिगेट करते हैं, बढ़ाते हैं। इसलिए देखिए पिछले 18 दिनों में 6 हिंदुओं के का मर्डर हुआ और वो सारे यंग हैं। सब कोई दुकान चला रहा है, कोई बाहर से नौकरी करके आया और लेकिन उनकी जान ले ली गई। क्यों ले ली गई? क्योंकि उन्होंने माइनॉरिटीज को टारगेट करना और एक दिखाना है मुस्लिम ब्रदरहुड, एक इस्लाम का जो है फितूर उनके दिमाग में जो फैला हुआ है उसको दिखाना है। हालांकि ज्यादातर बांग्लादेशी इसको नहीं मानते हैं, लेकिन वो घर में दबे हुए डर के बैठे हुए हैं क्योंकि उनको अपनी जान का खतरा है। और इलेक्शन कितना फेयर होगा ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस को जिस तरीके से एग्जर्ट करना चाहिए था वो नहीं कर रहे हैं। क्यों आप किसी को जान मारने देते हैं? क्यों लॉ एंड ऑर्डर आपने अभी तक इतने साल हो गए, 1.5 साल होने जा रहे हैं, आपने एस्टेब्लिश नहीं किया? क्यों वही व्यवस्था नहीं आ पा रही है? सुरक्षा आप दे नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सबकी मिली भगत है और इसके मेन कल्प्रिट है मोहम्मद यूनुस, मेन कल्प्रिट है जमाते इस्लामी और मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट, और आईएसआई का तो रोल उसमें है ही। तो बांग्लादेश में उम्मीद मत करिए कि बहुत मिरेकल होने जा रहा है। 12 फरवरी की डेट हो सकता है पोस्टपोन हो जाए क्योंकि इसके भी आकलन है जमाते इस्लामी क्यों इलेक्शन कराएगा, मोहम्मद यूनुस क्यों इलेक्शन कराएंगे? वो सत्ता में है, तमाम चीजों की सुविधाएं का वो कर रहे हैं और साथ में अपनी जो सोच को वाइड स्प्रेड कर रहे हैं। अगर यही 6-8 महीने और चलता रहा तो आगे आने वाले दिनों में बांग्लादेश तो गर्त में जाएगा, वहां के डेमोक्रेटिक संस्थाएं कॉम्प्रोमाइज होंगी और तारिक रहमान को भी अल्टीमेटली उन्हीं के फोल्ड में जाना पड़ेगा। तो ये एक ओवरऑल गेम प्लान हो सकता है, लेकिन जो भी होगा हमें वेट करना चाहिए। अब हिंदुस्तान को बांग्लादेश के ऊपर अपना सर्वेलेंस रखना है, अपने डिफेंसेस को तैयार रखना है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को 22 को कैसे 220 किलोमीटर में कन्वर्ट करता है, ये सारे प्लान को तैयार रखना है। अब जब जरूरत आए उसको इम्प्लीमेंट कर भी सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। भारत को नजर रखनी, क्योंकि यहाँ पर फिलिस्तीन का थैला पहनकर संसद में घूमने वाली एक जमात है जो ये कहती है कि अभी तक भारत ने रिएक्ट क्यों नहीं किया, हिंदुओं की तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं, भारत को तो हिंदुओं को बचाने के लिए जाना चाहिए। लेकिन सर हिंदुओं को लेकर वो एक शब्द नहीं बोलते हैं, फिलिस्तीनियों को लेकर तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जय फिलिस्तीन के नारे भी लगा देते हैं संसद के अंदर। देखिए हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो बहुत आहत है जिस तरीके से हिंदुओं को वहां से एलिमिनेट किया जा रहा है, बहुत बड़ा वर्ग है। लेकिन वहां की इंटरनल सिचुएशन ऐसी है कि आज की डेट में अगर हिंदुस्तान इंटरवीन करे तो आगे किस एक्सटेंट तक आपको वहां पे रहना पड़ेगा। तमाम चीजें हैं, मिलिट्री ऑप्शन एक ऑप्शन हमेशा होता है लेकिन उसको लास्ट में अप्लाई किया जाता है। उसके पहले आप डिप्लोमेसी देखिए, बैकडोर टॉक रखिए, कोऑर्डिनेटिव डिप्लोमेसी के लिए जाइए, तमाम तरीके के इकोनॉमिक जो टर्म्स एंड कंडीशन उसको मद्देनजर रखिए जिसमें पावर शेयरिंग है, आईटी है, वाटर शेयरिंग है। आपके पास सरकार के पास तमाम ऐसे टूल्स अवेलेबल होते हैं जिसके तहत आप दूसरे कंट्री, नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश जैसे कंट्री पे आप प्रेशर बना सकते हैं। लेकिन इसको बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और सही तरीके से आकलन करने की जरूरत है, अन्यथा ये बैकफायर भी कर सकता है। हम एक बांग्लादेश को अपने गिरफ्त से नहीं जाने दे सकते हैं। आप वेट करिए, इलेक्शन एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आए जिससे आप बातचीत शुरू कर सके। और हिंदुस्तान में जो जिस तरीके के डिफरेंट फैक्शनिज्म, डिफरेंट तरीके के रिएक्शन लोगों को आ रहे हैं वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को इफेक्ट नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान एक जिम्मेवार देश है, उसको पता है आगे क्या करना है, उसके अपने नेबर्स के प्रति क्या जिम्मेदारी है, किस एक्सटेंट तक आप उनको अपने फोल्ड में बना के रखना चाहते हैं, ये देखना पड़ेगा। देखिए अंजू जी, अब समय आ गया है कि आप अमेरिका और रशिया के पीछे ना भागे, आप अपने नेबरहुड में आके ज्यादा समय लगाएं और वहां की जो वस्तु स्थिति है उसको आकलन करें और अपने फेवर में उसको टर्न करें। देखिए पूरा हिंदुस्तान का इंसर्कलमेंट कंप्लीट होता चला जा रहा है और ये चाइना के का एक गेम प्लान है। उसने श्रीलंका से शुरू किया, जब हम्बनटोटा पोर्ट को उसने लिया, फिर मालदीव में गया, पाकिस्तान में सी पैक, अफगानिस्तान को पहले से ही उसने तालिबान से किया था, अब रिलेशन हमारे अच्छे हुए, अटेम्प्ट हुआ नेपाल में, बांग्लादेश में, म्यांमार में। तो देखिए पूरा इंसर्कलमेंट कंप्लीट होता है। इससे हिंदुस्तान को सजग रहना है, हमारी डिप्लोमेसी को सजग रहना है, हमारे एक्शन जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनको तैयार रहना है। और अब हमारा समय आ गया कि हिंदुस्तान जो रीजनल पावर है वो अपने नेबरिंग कंट्री पे एग्जर्ट करना शुरू करे। जैसे कि इस तरीके की विघटनकारी जो ताकतें हैं, जो पाकिस्तान समर्थित आईएसआई या पाकिस्तान जो उसमें आग को हवा दे रहा है, उसको हम चेक कर सके। अगर जरूरत पड़े तो पाकिस्तान को भी सबक सिखाने की जरूरत है।
आपको उसके के लिए भी आपके पास तमाम तरीके के टूल्स अवेलेबल हैं। तो एक समय की दरकार है कि हिंदुस्तान को नेबर फ्रंट पे ध्यान दे और विश्व पटल पे जो हो रहा है उस पे हिंदुस्तान का बड़ा सदा हुआ रिएक्शन अंजू जी आता है। आपने देखा होगा, चाहे वो वेनेजुएला हो, चाहे रशिया यूक्रेन हो, चाहे फिलिस्तीन का इशू हो या इजराइल का मामला हो, हिंदुस्तान ने अपनी सदी भी प्रतिक्रिया दी है, सही को सही और गलत को गलत बोला है और साथ में ये बोला कि ये समय युद्ध का नहीं है। तो इस तरीके की जब हम रीजनल बैलेंसिंग की बात करते हैं, पावर शेयरिंग की बात करते हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं, तो हमारी एक स्टैंडिंग बनती है। लेकिन जो छोटी छोटी कंट्री हैं उनमें इस तरीके की बातें नहीं आ पाती, लिहाजा इसको रीलुक करने का जरूरत है और जो जिस भी टर्म्स में हो, चाहे आपको एक कदम आगे जाके उनके इश्यूज को एड्रेस करना पड़े, वो एड्रेस करें, जिससे कि यहाँ पे जो सार्क का एक कॉन्सेप्ट था, जो एक रीजनल स्टेबिलिटी की बात थी, उसमें हिंदुस्तान एक अहम रोल प्ले कर सके। सर, भारत यकीनन इन सब चीजों को ध्यान में रखकर ही चल रहा होगा। नेबर्स फर्स्ट भारत तो ये भी बोलकर चलता था, तो लेकिन नेबर्स अगर किसी और के बहकावे में आकर ऊट-पटांग हरकतें शुरू कर दें या भारत के खिलाफ कोई एजेंडा शुरू हो जाए नेबर्स के जरिए, अमेरिका हो चाहे उसमें इन्वॉल्व या चाइना हो, तो उसमें भारत और ज्यादा सजग होगा, ये मैं मानकर चलती हूँ। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि ये जो बुलाया जा रहा है, मुल्ला मुनीर को तलब किया जा रहा है, समन किया जा रहा है, ये ईरान पर हमले की साजिश का भी हिस्सा हो सकता है, क्योंकि खबरें तो इस तरह से आ ही रही हैं सर कि अगला निशाना अमेरिका का ईरान ही है। इस तरह की खबरें भी है कि बहुत सारे फाइटर प्लेन जो है अमेरिका के वो यूके की तरफ जा रहे हैं, मिडल ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कहते ये हैं कि ग्रीनलैंड को टारगेट करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि ईरान की तरफ जा रहे हो? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का एक तो बहुत फेमस वे ऑफ वर्किंग है, वो दुनिया का अटेंशन डाइवर्ट करते हैं और फिर अपने मिशन को सक्सेसफुल करने की कोशिश करते हैं। वेनेजुएला का एक्शन जिस तरीके से उन्होंने, बोलते हैं एक कंट्री ने दूसरे कंट्री के ऊपर रेड किया, इसकी आशंका किसी ने नहीं, किसी को शक नहीं था कि इस तरीके का ऑपरेशन होगा और यही लग रहा था कि आपने तमाम तरीके के ड्रग स्मगलिंग वाले बोट्स को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, लोग ड्रग पैडलर्स को पकड़ रहे हैं, लेकिन इतना स्विफ्ट एक्शन करके आप वहां के हेड ऑफ स्टेट को उठा के अपने कंट्री में ले आएंगे और वहां पे कन्विक्ट करके कोर्ट में केस चलाएंगे, किसी ने सोचा नहीं था। अब यही देखिए, डोनाल्ड ट्रंप है, ग्रीनलैंड का इन्होंने मुद्दा उठाया हुआ है, लेकिन ग्रीनलैंड की आड़ में कहीं न कहीं अमेरिकन फोर्सेस मोबिलाइज हो रही हैं ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए। देखिए, इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है, पहले वो सीवियर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाते हैं, आपकी अर्थव्यवस्था तोड़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ाएंगे, डेली नीड की चीजों की स्केर्सिटी पैदा करेंगे, फिर आपके ऊपर तमाम तरीके के सत्ता परिवर्तन के लिए जाएंगे, सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ तो फिर मिलिट्री एक्शन पे आते हैं। तो एक इनका एक जो टेम्पलेटेड ऑपरेशन हो रखा है, यही इन्होंने वेनेजुएला में किया, इसी तरीके का ऑपरेशन ये देखिए ईरान में भी कर रहे हैं। सैंक्शन लगाया, आज की डेट में ईरान में नॉर्मल चीजें है नहीं, इन्फ्लेशन स्काई रॉकेटेड है, इसलिए तमाम तरीके के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, 20 से ज्यादा प्रांतों में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आम लोग सड़कों पे हैं और ईरान की सरकार इस प्रोटेस्ट को रोक नहीं पा रही है। और ईरान में जो ऑपरेटिंग एजेंसी कौन कौन सी हैं, मोसाद ऑपरेट करता है, सीआईए ऑपरेट करता है, मिनट टू मिनट उनके कमांडरों की जानकारी इजराइल और अमेरिका को है। और जैसा आप बता रही थी कि अमेरिकन फोर्सेस मोबिलाइज हो रहे हैं, C-17 और C-5 जो इनके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं वो मूव कर रहे हैं, तमाम तरीके की जो मिलिट्री प्रिपरेशन की तैयारी वो लेके आ रहे हैं। कहाँ लैंड करेंगे, किधर लैंड करेंगे, किस मिलिट्री बेस को एक्टिवेट करेंगे, ये समय बताएगा, लेकिन मकसद सिर्फ एक है, मकसद है ईरान में सत्ता परिवर्तन। कहीं ना कहीं वो उनको अयतुल्लाह खमेनी आंखों में खटकते हैं, अमेरिका की आंख की किरकिरी ईरान बहुत समय से बना है, मिलिट्री ऑप्शन उन्होंने एयर स्ट्राइक किया लेकिन तमाम न्यूक्लियर फैसिलिटी को उस एक्सटेंट तक डैमेज नहीं करता है। अब दूसरा रास्ता चुना है कि सत्ता परिवर्तन करो, और एक उनके ईरान के जो मॉडरेट लीडर पेजेस्कियां, उन्होंने बोला है कि हमें अमेरिका से क्या, हमने खुद इस चीजों में हम फेल हुए हैं। एक तरीके से उन्होंने सुलह कराने की कोशिश की, प्रोटेस्टर तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहे। अभी भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लोग सड़कों पे हैं, उसके पीछे अमेरिका का पैसा, अमेरिका के एजेंट, इजराइल का इंटेलिजेंस, इजराइल के मोसाद, और जब तक ये सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तब तक ये चलेगा। और जैसा अंजू जी मैंने बताया, इसीलिए असीम मुनीर को अमेरिका बुलाया जा रहा है कि अब अमेरिका पाकिस्तान के भी बेसिस जो बलूचिस्तान में उसका इस्तेमाल करेगा और एक तरीके से प्रेशर जनरेट करेगा जिससे कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो। मकसद सत्ता से हटाना है, मकसद ये है कि इराक की जो स्थिति, उसी स्थिति में ईरान को ले आओ और मिडिल ईस्ट में एक छत्र राज करो।
सर, ईरान में अगर ये बवाल होता है और अमेरिका पाकिस्तान के एयरबेस का इस्तेमाल करता है, तो भारत के लिए भी कोई सुखद खबर तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि उनके बैकयार्ड में ही सब कुछ होगा। देखिए, हिंदुस्तान ने अपनी सरजमी को किसी थर्ड कंट्री या किसी सेकंड कंट्री को कभी भी इस तरीके से सबलेट नहीं किया। हिंदुस्तान एक बड़ा देश है। पाकिस्तान तमाम अपनी सरजमी को आज नहीं हमेशा से अमेरिका के गिरवी रखता रहा है, और अमेरिका ने कई बार इसके पहले भी पाकिस्तान के एयर बेसिस का इस्तेमाल किया है। जब तक पाकिस्तान के अंदर अमेरिका के जो एयरफोर्स है परमानेंट आके नहीं बैठ जाती, या बगराम एयरपोर्ट पे फिर से अमेरिका का आधिपत्य नहीं हो जाता है, या सेंट मार्टिन आइलैंड बांग्लादेश में फिर से अमेरिकन फोर्सेज या अमेरिकन बेस पूरी तरीके से नहीं बन जाता, तब तक मेरा मानना है जो टेम्पररी फेज है यूज करके खत्म करने वाली जब बात है, उससे हिंदुस्तान को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अमेरिका इतनी बड़ी फोर्स नहीं है कि हिंदुस्तान के बरखिलाफ हिंदुस्तान के अंदर कोई बेस बना ले, या पाकिस्तान में बेस बना के हिंदुस्तान को थ्रेटन कर सके। अगर पाकिस्तान में वो बेस बनाता है तो वो अपना मकसद मिडिल ईस्ट में साधता है। लेकिन यस, ये चिंता का विषय हो सकता है कि जब आपने बेस बनाया तो वो उसका ऑपरेशन 360 डिग्री किसी भी दिशा में हो सकता है। लेकिन अमेरिका और हिंदुस्तान के जो रिलेशन है, अमेरिका का जो एडवेंचरिज्म है, वो इस एक्सटेंट तक नहीं बढ़ा हो कि हिंदुस्तान के बरखिलाफ काम कर जाए या हिंदुस्तान के को मिलिटरीली थ्रेट कर सके। इकोनॉमिक सैंक्शन तो आपने 50% टैरिफ लगा रखा है, और बार बार आप थ्रेटन करते हैं कि आप इसको बढ़ा देंगे। तो ये सारी चीजें एक फेज है अंजू जी, ये फेज निकला नहीं। 3 से 4 साल आप इस टाइम को निकाल देंगे आप सही तरीके से, तो रिलेशन बैक टू फिर से नॉर्मल होने की उम्मीद है। ये टेम्पररी फेज मैं मानता हूं, लेकिन जो पाकिस्तान में जिस तरीके की एक्टिविटी है वो टेम्पररी फेज में नहीं आती, वो तो गिरवी रखने वाली चीजें हैं। क्योंकि सीपैक वहां पे अमेरिका मिनरल आपसे ले रहा है, आपको एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ, तमाम तरीके के IMF लोन आपको दिलाता है। इसी कंडीशन में क्या आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होती है, ये देखने वाली बात है। इस तरीके का वजूद हिंदुस्तान का नहीं है, तो लिहाजा हिंदुस्तान को सतर्क अंजू जी जरूर रहना है, लेकिन थ्रेटन नहीं होना है। पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। पाकिस्तान में पैनिक की सिचुएशन है। पाकिस्तान अगर 4 भाग में टूटता है तो हिंदुस्तान के लिए अच्छी चीज है, ये खत्म हुआ सरदर्द वंस फॉर ऑल। लेकिन जब तक वो टूटता नहीं है, पाकिस्तान हमेशा ऐसी गतिविधि करता रहेगा जो हिंदुस्तान के बरखिलाफ होगा, चाहे वो टेररिस्ट एक्ट हो, चाहे वो तमाम तरीके के जो अपने स्लीपर सेल जो हिंदुस्तान में उसने बना रखे हो उसको एक्टिवेट करना हो। कहीं ना कहीं ऐसे छुटपुट ऐसी घटनाएं करता रहेगा जो इरिटेंट होगा। इस इरिटेंट को ही हमें दूर करना है, ऐसा मेरा मानना है। और हिंदुस्तान सजग रहे, नेबर्स के प्रति नेबर फर्स्ट की पॉलिसी रखे, आंख ना मूंदे, अनड्यू रिलैक्सेशन नहीं हो, कॉम्प्लिसेंसी नहीं हो, सतर्क रहिए, एक्टिव रहिए और सशक्त सेनाओं को अलर्ट मोड पे रखिए, जिससे कि आपका जो नेशनल इंटरेस्ट है वो परसू किया जा सके। रूस का एक जहाज जो है तेल लेकर ईरान की तरफ जा रहा था, उस पर भी कब्जा कर लिया है अमेरिका ने, और आरोप लगा दिया है रूस पर कि वेनेजुएला का जो तेल हमारा है उसको चुरा रहा था रशिया। तो अब तो दोनों आमने सामने आ ही जाएंगे ना इसके बाद, तो क्योंकि पहले भी वेनेजुएला पर जो हरकत की है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके बाद चेतावनी दी थी पुतिन ने कि हमारे दोस्त को हाथ मत लगाना। लेकिन अब अगर इस तरह तेल चुराने के आरोप लगेंगे, उसके जहाज पर कब्जा करेगा अमेरिका, तो फिर तो हालात बिगड़ने वाले हैं। देखिए, अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है कि कुछ ऐसा इंस्टिगेट कर दिया जाए पुतिन को या रशिया को, जिससे कि ये और एग्रीवेट हो। ये उनके जो बोलते हैं ना थ्रेशोल्ड लेवल को ब्रीच करने की कोशिश करता है। और अंजू जी, इसकी शुरुआत हुई थी अल असद सरकार जो सीरिया में गिराया है उस समय से। उसके पहले तक रशिया का वर्चस्व सीरिया में बना हुआ था, और अमेरिका लाख कोशिश कर रहा था कि वहां के फैक्शनल ग्रुप को बढ़ावा देके सत्ता परिवर्तन हो, लेकिन नहीं हुआ। जब रशिया यूक्रेन में फंसा और जब इजराइल ने हमास पे हमला बोलना शुरू किया, हिजबुल्लाह मार्जिनलाइज हुआ, तब जाके अमेरिका ने बशर अल असद की सरकार को टॉपल किया, और अल शरा जिसको आप टेररिस्ट मानते थे, जिसके ऊपर आपने इनाम रखा था, उसको आपने सत्ता में बैठा दिया। और उस समय से अमेरिका को समझ में आ गया कि किस एक्सटेंट तक रशिया इंटरफेयर कर सकता है। और इसी के तहत जब रशिया ने ईरान की मदद जरूर की, लेकिन उस एक्सटेंट तक मदद नहीं की, मिलिटरली मदद नहीं कर पाया, तब ईरान के ऊपर उसने स्ट्राइक किया। अब यही हाल देखिए वेनेजुएला का, यही हाल क्यूबा का, कोलंबिया का, ब्राजील का वो करने जा रहा है। लेकिन वो टेस्ट कर रहा है, उसको पता लग गया कि रशिया मिलिटरली नहीं रिएक्ट कर रहा है, तो इसलिए उसने ऑयल टैंकर पकड़ रखा है। पुतिन किस तरफ कब एक्शन करेंगे ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन
एक बात तो तय है कि अमेरिका मिलिटरली आज की डेट में सबके ऊपर डोमिनेट कर रहा है, वो कहीं कमिटेड नहीं है, उसके ट्रूप्स कहीं कमिटेड ग्राउंड पे नहीं है, जबकि रशिया कमिटेड है। चाइना ताइवान को लेके परेशान है, लेकिन ज्योग्राफी को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल कि चाइना किसी भी तरीके से वेनेजुला की मदद कर सके। उसमें बहुत बड़ा लॉजिस्टिक, बहुत सारी चीजें, और चाइना का इतना बड़ा मिलिट्री बेस भी पूरे वर्ल्ड में नहीं है। तो चाइना आउट ऑफ क्वेश्चन है। रशिया की प्रॉक्सिमिटी है, लेकिन रशिया अपने मैटर में इन्वॉल्व है, लिहाजा रशिया उस लेवल तक रिएक्ट नहीं कर रहा। इसी का फायदा डोनाल्ड ट्रंप उठा रहे हैं। इनके जो थिंक टैंक है अमेरिका के, वो एक इनपुट तो सही देते हैं, वो हर चीज को गेज करते हैं, मेजर करते हैं और वहीं पे हाथ रखते हैं जिसमें उन्हें आसानी से सक्सेस मिल सके। जहां उनको लॉस होता है वो उसमें हाथ नहीं लगाते। और आज की डेट में इनको फायदे वाली चीज ईरान दिख रही है। ऑयल टैंकर वगैरह तो पकड़ना एक इंस्टिगेशन है कि मैंने ये पकड़ लिया, नाउ यू रिएक्ट। अगर आप रिएक्ट करेंगे तो सिचुएशन शुड गो आउट ऑफ कंट्रोल। इस तरीके की चीजें वो करना चाह रहे हैं। पुतिन स्मार्ट हैं, वो चीजों को समझते हैं, वो रिएक्ट नहीं करेंगे, और जब रिएक्ट करेंगे तो ऐसा करेंगे जिससे कि वो इस चीजों को प्रोलॉन्ग कर सकें। तो अभी इमीडिएट में तो मेरा नहीं मानता कि रशिया का कोई रिएक्शन आएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि ईरान में अमेरिका बिल्कुल इंटरेस्ट दिखा रहा है। और जिस तरीके से उन्होंने पेजेस्किया या ईरान को एक हिदायत दी है कि आप प्रोटेस्टर पे डिसप्रोपोर्शनेट फोर्सेस का इस्तेमाल ना करें, फायरिंग ना करें, अगर आप ऐसा करेंगे तो हम इंटरफेयर करेंगे, तो एक डायरेक्ट थ्रेटनिंग है ईरान के लिए कि उनकी सॉवरेनिटी पे, उनकी इंटीग्रिटी पे, उनका सत्ता परिवर्तन करने में अमेरिका बिल्कुल आगे आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, ग्रीनलैंड को लेकर तो खुद ही कहा था ट्रंप ने कि 20 दिन के अंदर देखिए हम वहां पर भी कब्जा कर लेंगे। तो ग्रीनलैंड को अगर छेड़ता है अमेरिका, तो फिर तो रशिया ये सब आमने सामने आ ही जाएंगे अमेरिका के। देखिए, ग्रीनलैंड का मुद्दा एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, और एक चीज अब आपको समझना पड़ेगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये अपने स्टेटमेंट का एक वो बनाते हैं, आडंबर बनाते हैं, एक क्लाउड क्रिएट करते हैं अपने स्टेटमेंट का, और फिर दुनिया को छोड़ देते हैं। अब आप गेस करिए कौन सा स्टेटमेंट सही निकलेगा, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं निकलेगा, और वर्ल्ड इसी में परेशान रहता है कि ये होगा वो होगा, और वो कोई तीसरा एक्शन कर देते हैं। अब जो ग्रीनलैंड का इन्होंने शगुफा छोड़ा कि 20 दिन में वो एक्शन लेंगे, तमाम तरीके की तैयारी, मंशा तो उनकी ग्रीनलैंड पे कब्जा करने की है, क्योंकि वहां रेयर अर्थ मिनरल है, अनटैप्ड रिसोर्सेज है, पॉपुलेशन है नहीं, नेटिव लोग जो है बहुत कम है, डेनमार्क मिलिटरली एक कमजोर देश है, और जब वो उस पर कब्जा करने की बात करते हैं तब देखिए यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन नेशन में एक सुगबुगाहट होती है, और तब सारे यूरोप के नेशन एक सुर में बोलना शुरू करते हैं। अगर अमेरिका मिलिट्री एक्शन ग्रीनलैंड में करता है तो पूरा पूरा यूरोप अलग हो जाएगा, और साथ में रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान तो अमेरिका के बरखिलाफ है ही है। तो जब इतनी बड़ी फोर्सेस एक साथ अमेरिका के खिलाफ होंगे तो अमेरिका कहां स्टैंड करेगा, ये सोचने वाली बात है। लिहाजा ये इनका एक इन्होंने क्लाउड क्रिएट किया हुआ, एक थ्रेटनिंग किया है, और जब सारी चीजें मेलो डाउन होती रहेंगी तो वो धीरे से जाके अपने तमाम बेसेस वहां ग्रीनलैंड में बना सकते हैं। ऑप्शन 1। दूसरा ऑप्शन उन्होंने जो दिया है, ग्रीनलैंड वो खरीदने की अब देखिए बात करने लगे। कहते हैं जैसे जैसे अलास्का उन्होंने रशिया से खरीद लिया था, वो अब ग्रीनलैंड को कहते हैं हम पैसे देके खरीद लेंगे, क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं है डेनमार्क के लिए, लेकिन वो भी ऑप्शन नहीं है। ये सारा कुछ मेरे को लगता है ग्रीनलैंड का आइडिया यूटोपियन आइडिया है। अगर अमेरिका इस ग्रीनलैंड में मिलिट्री एक्शन करता है या अन्य एक्शन करता है तो पूरा यूरोप एक साथ आएगा, और वो अमेरिका के लिए ठीक नहीं होगा। देखिए, नाटो में तो पुतिन ने ही वेज क्रिएट कर दिया है। जब नाटो कंट्री में कुछ लोग बोलते हैं कि रशिया के जो फाइनेंसेस, जो बैंक में पैसे तो किसी ने फ्रीज कर दिए, यूज करना चाहिए, नहीं यूज करना चाहिए, इसमें नाटो डिवाइडेड है। किस एक्सटेंट तक यूक्रेन की मदद करना है, उसमें नाटो डिवाइडेड है। अगर ग्रीनलैंड में अमेरिका घुसता है तो नाटो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि डेनमार्क नाटो का हिस्सा है, और अमेरिका अगर ग्रीनलैंड में जाता है तो नाटो कंट्री में ही फ्रिक्शन, और फिर यूरोप पूरी तरीके से अलग होता हुआ दिखेगा। वो एक अलग स्थिति हो जाएगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं, अनप्रेडिक्टेबल हेड ऑफ स्टेट है। मेरा मानना है कि वो शायद ग्रीनलैंड में तब तक नहीं घुसेंगे जब तक उनका मिड टर्म का इलेक्शन नहीं हो जाता, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन में भी वो सेंसिटिव है। अगर वो अमेरिकी कांग्रेस या सेनेट में हार जाते हैं तो वो खुद कहते हैं कि उनको इम्पीच कर दिया जाएगा। तो जब आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो एक माहौल जनरेट करेंगे, और आप कोई ऐसा एक्शन नहीं लेंगे जो आपके मिड टर्म पोल के अगेंस्ट या अमेरिका का जो आपने कॉन्सेप्ट दिया मागा का, वो उसके अगेंस्ट जाए। तो देखिए क्या होता है, संभावनाएं हैं, लेकिन एक्शन में कब कन्वर्ट होगा ये देखने वाली बात है।
मेरा मानना है कि आगे आने वाले दिनों में इसकी संभावनाएं कम है। वो इसी तरीके का प्रेशर जनरेट करेंगे और फिर कोई अल्टरनेटिव या नेक्स्ट रास्ता देखेंगे। लेकिन जो चीजें होना अभी तय है, वो ईरान में वो जरूर पूरी कोशिश करेंगे कि सत्ता परिवर्तन हो। बिल्कुल, फिलहाल तो वेनेजुएला के बाद ईरान की तरफ ही टारगेट कर रहा है अमेरिका। देखते हैं कितनी जल्दी ये सब कुछ होता है। लेकिन ग्रीनलैंड में भी वहां के लोगों को सचेत रहने की जरूरत है, किसी भी वक्त हो सकता है, क्योंकि आजकल तो सर दुनिया के छोटे-छोटे देश जो हैं, अमेरिका बड़े देशों से तो पंगा लेता नहीं है, छोटे-छोटे देशों पर अपना अधिकार जमाने की, कब्जा करने की कोशिश करता है। तो जितने भी छोटे-छोटे देश हैं, इनके राष्ट्रपतियों को पता नहीं आजकल नींद आती भी होगी या नहीं, किसी को लगता हो पता नहीं कब कहां से अमेरिकी फौजी उतर जाएंगे और उनको उड़ाकर ले जाएं। लेकिन चलिए देखते हैं कि दादागिरी डोनाल्ड ट्रंप की कब तक चलती है। और मुझे ऐसा लगता है कि कई बार हाथी जब दंदनाते हुए घूमता है तो छोटी सी चींटी भी घातक साबित होती है। कहीं ऐसा ना हो कि जो अफगानिस्तान में हुआ, जो वियतनाम में हुआ, वो इतिहास दोहराया जाए अमेरिका के साथ, अगर वो अपने पंख और ज्यादा पसारेगा। लेकिन सर, आपने समय निकालकर इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे अंजू मातरम। जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपने कितना बड़े डिस्टेंस को कवर किया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट, यूरोप, ग्रीनलैंड, वेनेजुएला, अमेरिका, आपने पूरा विश्व भ्रमण करा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।